इस वीडियो में मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है क्लास 11th का, उसका 7.4 एक्सरसाइज है, बुक है एनसीईआरटी, उसको डिस्कस किया है। सर करा क्या है आपने इसमें? मैंने बात करी है सबसे पहले कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, और सबसे ज़्यादा तो मैंने इस पे जोर दिया है क्योंकि ये मेन है, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने बात करी यार जो कॉम्बिनेशन का है फार्मूला वो कैसे हमने अप्लाई करना है, और इस वीडियो के लास्ट में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं 7.4 के। सर पहले के तीनों की एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलिए मीनिंग की बात करते हैं कि भाई है क्या कॉम्बिनेशन। जब भी मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं तो अक्सर परमुटेशन के साथ पढ़ाता हूं, दोनों को एक पैरेलल करके पढ़ाता हूं, आपको बड़ा कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, चीजें और क्लियर होगी। देखिए परमुटेशन तब काम आता है जब हम अरेंजमेंट्स की बात करें, और कॉम्बिनेशन कब काम आएगा जब हमें सिलेक्शन की बात करें। सर क्या मीनिंग है इसका? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्या एग्जांपल है कि भैया जब भी हम बात करेंगे नहीं हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो वहां पे आपको परमुटेशन की कंसेप्ट अप्लाई करनी है। जहां पे हम बात करते हैं ना हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल, अब देखिए सिलेक्शन पॉसिबल होते हैं ना, उस केस में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? यहां पे देखो मैं पहले बताता हूं, इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए भाई मेरे पास तीन एक्स वाई और जेड, ये तीन प्लेयर हैं, ठीक है, और दो चेयर्स है मेरे पास, और इन दोनों चेयर्स को मुझे बिन पे बिठाना है। इनको पहली चेयर और दूसरी दो चेयर है। तो अगर मुझसे पूछे भाई डिफरेंट अरेंजमेंट जो है ना, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, डिफरेंट अरेंजमेंट की बात बताओ, तो देखिए मैं आपको सीधा सा तरीका बताऊं। अरेंजमेंट यहां क्या हो जाएगा, पहली चेयर पे एक्स बैठा, दूसरी पे वाई बैठ गया, ऐसा भी हो सकता है। फिर पहली चेयर पे एक्स बैठा, फिर दूसरी पे जेड बैठ गया, फिर पहली चेयर पे वाई बैठा, अब देखो सेकंड पे एक्स बैठ सकता है। ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे, आपने नोट किया। अगर पहली पे वाई बैठा, दूसरे पे जेड आ गया, अब पहली पे मान लीजिए जेड बैठा और यहां पे एक्स भी आ सकता है दूसरी चेयर पे, और जेड पहली चेयर पे आया, तो अगर आपने नोट करा एक्स वाई और यहां पे वाई एक्स है, वो दोनों काउंट हो रहे हैं क्योंकि मैं अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 हो रहा, यानी कि 6 टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर ये 3 प्लेयर्स को मैं यहां पे अरेंज भी इनको दो चेयर्स पे बिठाने की बात करूंगा। तो सर इसमें आपने दोनों का काउंट करा, देखो दोनों का ऑर्डर काउंट किया, एक्स वाई और वाई एक्स का। लेकिन यही चीज अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं ना, तब नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 3 प्लेयर हैं, ठीक है, और इन तीनों प्लेयर में से मुझे 2 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कोई भी 2 प्लेयर लेने हैं मुझे, तो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे। तो देखिए एक्स वाई लूं या वाई एक्स लूं, बात एक ही है, इस केस में कोई फर्क नहीं होगा, ये दोनों सेम होंगे, तो इसको एक ही बार लिखूंगा मैं। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता कि एक्स वाई लिया वाई एक्स की, कोई कम टूर्नामेंट है, मैंने 2 प्लेयर चाहिए था, एक्स और वाई दोनों का सिलेक्शन कर लिया। फिर क्या हो सकता है, वाई जेड का भी सिलेक्शन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, जेड एक्स का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहां पे जो वेज है ना वो 3 वेज बनी, और यहां पे अगर आप बात करो अरेंजमेंट की तो 6 अरेंजमेंट बने। अब इसीलिए इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला है ना, आपको याद दिलाता हूं परमुटेशन वाला, वो ये फार्मूला है, और अपना ये नई चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। चलिए इस फार्मूले से भी आपको समझा देता हूं ये फार्मूला कहना क्या चाह रहा है। ये फार्मूला कह रहा है कि भाई टोटल हमारे पास 3 प्लेयर थे, तो n की वैल्यू यहां पे 3 हो गई, 3 फैक्टोरियल, और 2 मेरे पास चेयर अवेलेबल थी, तो यहां पे r की वैल्यू है ना वो 2 होगी, तो 3 माइनस में 2 करा, और इसको मैंने सिंप्लीफाई, यानी कि ये जो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 3p2, और इसको सिंप्लीफाई किया 3 फैक्टोरियल, और नीचे तो 1 है तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 ही होता है। तो बिना मैंने मेथड के भी 6 निकाला था, बिना फार्मूले के। यहां देख लेते हैं, अगर मैं फार्मूले की बात नहीं करूं, मान लीजिए मेरे पास 3 प्लेयर थे और उनमें से 2 का सिलेक्शन कर रहा है, तो मुझे 3c2 निकालना है, और अगर मैं फार्मूले से निकालूंगा तो भी फार्मूला से भी मेरा आंसर वही आएगा जो मैंने अब बिना फार्मूले के निकाले था। यहां पे 3 वेज आया था,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 और यहाँ पे 2, 3 माइनस 1 तो 1 होता है, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर में 3 आया। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जहां जहां अरेंजमेंट लिखा है वहां आपको परमुटेशन अप्लाई करना है, जहां जहां आपको सिलेक्शन लिखा आ जाए, चूज करना आ जाए, आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, चलो और डिटेल में ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, मैं भाई परमुटेशन का फार्मूला तो पढ़ लिया आपने, कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताता हूं। देखिए ये इसका मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उन n ऑब्जेक्ट में से हमें r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है ना, तो इसको लिख देते हैं इस तरह से कि भैया कॉम्बिनेशन, और n r इस तरह से भी लिख देते हैं, ये भी कई बार आपको लिखा दिखा मिलेगा, और c और यहां पे n और r ये भी लिखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां पे ये फार्मूला आपको बुक्स में मिलेगा, इस तरह से नोटेशन मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन की नोटेशन है NCR, और इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r। और आप एग्री करोगे जो r है ना वो भैया n से तो छोटा ही होगा, और ये r 0 और 0 से बड़ा होगा। तो सर ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप कैसे करोगे। जैसे हमसे पूछ लेते हैं कि भाई जैसे मेरा हाउस था, उस हाउस में से 20 प्लेयर्स ने नाम दिए, और 20 प्लेयर्स ने नाम दिए, तो मुझे सिलेक्ट करना था 6 प्लेयर वॉलीबॉल टीम के लिए। तो नंबर ऑफ प्लेयर जो है ना, नंबर ऑफ जो वेज है, मैं किस तरह से सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट कितने करने थे, अगर वर्ड सिलेक्ट आ गया ना, 6 प्लेयर सिलेक्ट करने थे ना, तो ये हो जाएगा 20C6। क्लियर। और 20C6 को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। वापिस बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि भाई टोटल मान लीजिए आपकी क्लास में है ना वो 5 स्टूडेंट हैं, और आपको मॉनिटर का सिलेक्शन करना है, और कितने मॉनिटर बनाने हैं, आपको 2 मॉनिटर बनाने हैं। तो यहां पे दूसरे केस में नंबर ऑफ वेज जो बनेंगी ना, सिलेक्शन वर्ड जहां पे आए ना, जहां सिलेक्शन की बात हो रही है, मॉनिटर तो सिलेक्ट ही तो होते हैं, वहां पे लगेगा 5C2, और इस 5C2 को इस फार्मूले से सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल ऊपर, 2 फैक्टोरियल नीचे, और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ऊपर तो 5 फैक्टोरियल है, यहां पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, या ब्रैकेट से आ गया। अब ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैं ऊपर लिख दूं, और नीचे 2 फैक्टोरियल और यहां पे 3 फैक्टोरियल लिख दूं, तो इसको देखिए कैंसिल करने के लिए मेरे को आसान हो गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 ही होता है, तो 2 1 जा 2 2 जा, टोटल 10 वेज हैं मेरे पास। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ फार्मूले जो मैं यूज करने वाला हूं एक्सरसाइज में। पहला फार्मूला क्या कहता है, कहता है भाई NC(n-r) है ना, वो सेम है NCR के। सर ये क्या चीज है, आप दोबारा बताना, मैं एक सिंपल से कह रहा हूं। अगर कोई आपको कहे कि भाई 8C6 राइट और 8C2 अगर वैल्यू है, तो ये दोनों सेम वैल्यू दोगी, करके देख लीजिए आप। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 फैक्टोरियल और यहां पे 6 फैक्टोरियल आएगा, और यहां पे 8 माइनस में 6 करोगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 करूंगा तो यहां पे 6 फैक्टोरियल आएगा, तो ये दोनों बराबर आते हैं। तो ये चीज यूज कैसे होगी, चलिए मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन ही है, उस क्वेश्चन को मैं इस तरह से कहना चाहता हूं, अगर NCA बराबर है NCB, तो ये दो ही चीजें पॉसिबल है, इक्वल टू का साइन है ना, तो या तो A और B बराबर होगा, और अगर ये A और B बराबर नहीं है तो जो N है ना वो A प्लस B के बराबर होगा। क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो दोनों इक्वलिटी का साइन है, तो यहां से इस कंसेप्ट को यूज अगर मैं करूं तो मेरी n की वैल्यू आ गई 8 प्लस में 2 यानी कि 10। अब 10 आ गया तो मुझे कहता है कि भैया NC2 निकालो, तो NC2 अगर देखा जाए तो 10C2 जो है वो फार्मूला हो गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आया 2 फैक्टोरियल और यहां पे आ गया 10 माइनस में 2 फैक्टोरियल।
सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और आप एग्री कर रहे हो ये जो नीचे है 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, इस ब्रैकेट की जगह पे मैं 8 फैक्टोरियल लिख देता हूं, तो इनको कट कर दूंगा, 2 1 जा 2 5 जा 45 आंसर आया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी, ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। देखिए एक इसी से रिलेटेड है ना और थ्योरम है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं मेरे बारे में कि सर इसका यूज कैसे होगा। इसको तो कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि ये प्रूव करो। सर ये थ्योरम है क्या? थ्योरम है कि एनसीआर प्लस में इन दोनों में एन सेम है और आर में 1 का डिफरेंस है। कैसे? अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने लिखा 5C4 प्लस में 5C3, इसको अगर आप नोट करें तो ये आपने देखा दोनों में 5 5 है, तो ये कहते हैं क्या बन जाएगा n+1, यानी कि ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो तो 6C, और नीचे दोनों में से r, यानी कि r मेरा r-1 नहीं लेना, ये r लिया तो ये 4 हो गया। इसकी वैल्यू वही आंसर देगी जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये शॉर्टकट में सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस में 4 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल आएगा। 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मैंने यहां पे इसलिए छोड़ा कि ये नीचे कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ये अगर कट कर दें 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 इंटू 1 ही होता है, 2 1 जा 2 3 जा, इस केस में 15 आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आपको और डिटेल में पढ़ने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने अभी रिसेंटली करा, ऑलरेडी डन। सर ये हमने अभी इसी में किया, तो क्या करना क्या था इसमें? इसमें सिर्फ ये करना था कि ये फार्मूला है वो मैंने यूज करा था। ये फार्मूला क्या था? अगर ये इक्वलिटी साइन है, देखिए अगर ये दोनों बराबर है तो जो n है वो a प्लस बी हो जाएगा। यहां पे मुझे n निकालना था ना, वो n हो जाएगा 8 प्लस में 2 10, और मुझे वैल्यू निकालनी है 10C2, और इसको सिंप्लीफाई किया था मैंने। आई होप ये आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि भाई n निकालिए, तो सबसे पहले ये ऊपर ले लेता हूं, यानी कि 2nC3 और डिवाइडेड बाय दे रखा है मुझे nC3। रेशियो का मतलब होता है कंपेरिजन बाय डिवीजन, तो ये डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पे दे रखा है 12/1। तो भैया इस फार्मूले से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा मेरा 2n, इसका फैक्टोरियल ये लीजिए, डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। ये किसका हो गया? ये न्यूमरेटर वाली टर्म का हो गया। चलिए डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है ना, इसको मैं करूंगा ना, तो देखिए पहले तो नीचे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल आएगा, उसके नीचे जो आएगा ना उसको मैं ऊपर कर देता हूं, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और n माइनस में 3 का फैक्टोरियल, और दिस इज इक्वल टू 12/1। अब आप अगर एग्री कर रहे हैं तो देखिए इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और भी कैंसिल हो सकता है। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या अगर इस 2n को मैं फर्दर इस तरह से लिख देता हूं 2n 2n माइनस 1 2n माइनस में 2 और यहां पे 2n माइनस में 3, तो सर आपने 3 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि देखिए मेरे पास डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 है, और यहां तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैं कैंसिल करने वाला हूं। फिर क्या करने वाला हूं? n और n-3 में से ये बड़ा है, तो ऊपर वाले को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। देखिए n-3 को मैं नहीं कुछ करने वाला हूं। नीचे वाला जो है ना, इसकी जगह पे लिखूंगा n n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल। सर ये आप कर क्या रहे हो, क्या कहानी क्या होती है? देखिए ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वही कंसेप्ट में यूज कर रहा हूं। अब मेरा काम है सिर्फ कैंसिल करना। देखिए अगर आप नोट करें तो 2n-3 इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। n-3 इससे कैंसिल हो गया। अगर मैं अगला स्टेप आपको बताऊं, देखिए अगला स्टेप क्या बनता है, यहां पे लिख देता हूं। मेरे पास यहां बचता है नेक्स्ट स्टेप में
2n ये लिख दी। अच्छा n से n भी तो कैंसिल हो रहा है। अगर मैं ये देखिए ये ले लेता हूं, ये वाला n अगर मैं यहां कट कर देता हूं तो बात बन जाती है। तो फिर अगले वाला स्टेप मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से आया 2, ये लीजिए मैं 2 लिख दिया। फिर आप देखो ये हो गया। अच्छा यहां से भी तो n कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको तो मैं चलो एज इट इज लिख देता हूं 2n-1, और यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो n-1 बचा और 2 मैंने बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, फिर देखिए इसमें तो कुछ नहीं बचा, यहां से बचा n-1 n-2 और ये 12/1 है जो मैं लिखना भूल गया यहां पे। तो यहां पे मैंने लिखा n-1 और n-2 और इधर चल रहा है 12/1। चलिए कैंसिल करते हैं। अगर आप नोट करो n-1 इससे भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बना 4, 2 2 जा 4, यानी कि 4 2n-1 डिवाइडेड हुआ मेरा n-2 और दिस इज इक्वल टू 12/1 ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 12n-24 होगा। ये चीज तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो एज इट इज लिख देता हूं, यानी कि 4 2 जा 8n-4। सिर्फ n वाली टर्म को एक तरफ रखा, ये लीजिए मैंने ये रख लिया, -24 को मैं वहां लेके गया तो प्लस का 24 हो जाएगा। यहां पे 4n और यहां पे मेरे पास बचा 20, n की वैल्यू यहां पे 5 आ गई। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही करना था, आपको n ही निकालना था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम करना है, हमें n निकालना है तो करना सेम है। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले हमने क्या करा भाई 2n और n/3 को एज इट इज लिख लिया मैंने। इसको मैं ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो मेरा इस तरह से फैक्टराइज इसको मैंने करा। अगर आपको ध्यान होगा इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कट कैसे करना है। ये 2n-3 इससे कैंसिल हो जाएगा, n-3 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये n-1 बचेगा जो नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस मेरे पास बचा 2 2 जा 4 और यहां पे मेरे पास बन गया 4 इंटू 2n-1, ये मेरा 2n-1 यहां से बचा, डिनोमिनेटर n-2 था, यानी कि सेम चीज थी। इसको सिंप्लीफाई करने पर n की वैल्यू 6 आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो जनरली बच्चे नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन 3 है, वो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, ये समझाता हूं आपको। देखिए अगर आपको याद होगा कोड, अगर आप भूले नहीं हो तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं। कोड होती थी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाउंड्री पे जो पॉइंट्स थे ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली। सर क्या कहना चाह रहे हो? अगर आपको याद है तो इस ब्लू लाइन को कोड कहते थे और इस कोड के लिए ना 4 1 कोड 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपको एक कोड बनानी है 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। एग्री कर रहे हो इस चीज में? अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि भाई 21 पॉइंट्स अवेलेबल हैं यहां पे हमारे पास 1 2 3 इस तरह से है ना, 21 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। कहते हैं ये बताओ हाउ मेनी कोड्स अवेलेबल। टोटल जो पॉइंट्स है ना वो मेरे जो हमें गिवन है वो है 21 और उनमें से हमसे पूछा है कि कितनी कोड्स ड्रॉ। देखिए एक ये भी कोड हो सकती है। अब इसमें नंबर ऑफ कोड्स पूछी है और इसमें हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ कोड्स जो है वो पॉसिबल हो जाएंगी 21C2। सर आपने ऐसा ही क्यों के लिया भाई? देखिए आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। 21C2 को मैं लिख सकता हूं 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस में 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। मुझे न्यूमरेटर में 19 बनाना है, मैं क्या करूंगा तो इसको फर्दर करूंगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल और नीचे मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है और ये 19 फैक्टोरियल एज इट इज। इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो 2 1 जा 2 है, ये 10 210 है ना, वो मेरा आंसर आ गया। ये कहते हैं हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, तो मैक्सिमम जो आंसर है ना भाई 210 कोड्स बन सकती हैं। इसमें आप नोट करिए ए बी भी एक कोड है
राइट। उसके बाद ए के साथ दूसरी ए सी भी तो एक कोड बन सकती है। सिमिलरली ये भी तो, इनको मैं काउंट करके बना रहा हूं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नहीं, तो इस तरह से टोटल 210 इज द आंसर। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हमें पता कैसे लगेगा कि परमुटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन। तो इसका मैं अक्सर कहता हूं कि भाई अगर वर्ड सिलेक्ट लिखा हो तो वहां पे 100% कॉम्बिनेशन लगेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाई एक हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज और 3 गर्ल्स सिलेक्टेड। हमें जो बॉयज है ना वो 5 बॉयज गिवन है और उसके साथ में एंड 4 गर्ल्स। देखिए एंड 4 गर्ल्स गिवन है, तो ये कह रहा है कि भाई जो टीम बनानी है ना उसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स है। जो टीम में मुझे चाहिए, इसने कहा कि भाई 3 बॉयज होने चाहिए और एंड उसमें कंफर्म है कि भैया 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग ए टीम और सिलेक्टिंग ए टीम। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेज निकालनी है ना उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। पहली चीज तो ये हो गया। तो मैं यहां पे कैसे लगेगा, 5 में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है। जब वर्ड सिलेक्ट आ जाए तो मुझे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि 5C3। फिर मल्टीप्लाई। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए आपको ये मैं बताऊंगा, और आए तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है, एंड आए तो मल्टीप्लाई करना होता है। ये फर्दर मैं आपको समझाऊं, अभी इतना बताता हूं कि जब आपको फर्दर जॉब के यानी कि सब जॉब और करनी पड़ती हैं, या एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जहां एंड आ जाता है कि भैया आपको 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स लेनी है, तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेनी है तो 4C3 हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं 5C3 को, ये 3 फैक्टोरियल हो गया और यहां पे 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 4 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया और 4 माइनस में 3 फैक्टोरियल हो गया। चलिए ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल एज इट इज में टच नहीं करने वाला। ये 2 फैक्टोरियल आएगा तो 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 ही होता है, 2 इंटू 1 होता है ना। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया। और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज ना लिखूं तो मेरा नीचे 3 फैक्टोरियल बन रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूं। इसको लिखने का फायदा होगा कि ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको मेरे को कट करने में आसानी रहेगी। ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब अगर मेरे पास, आप नोट करो, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और अगर आप नोट करो इससे ये कैंसिल हो गया, और अगर 2 1 जा 2 2 जा, तो यानी कि मेरे पास यहां से आया 10 तो आया पहली से, और 4 ये 40 इज द आंसर। क्लियर? तो देयर आर 40 वेज। इसमें जो जनरली बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, तो उनको मैं हल्का सा हिंट ये देता हूं कि जब वर्ड एंड लिखा आ जाए तो आप याद रखना मल्टीप्लाई करना है। और वाले क्वेश्चन में आगे बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, उसमें प्लस करना पड़ता है। किस कंडीशन में करना पड़ता है उसको डिटेल में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, शायद और चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, सेम है। अगर सबसे पहले आप देखो वर्ड सिलेक्ट आ गया तो मेरे दिमाग ने हिंट दिया भैया मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है। हमें दे क्या रखा है, कहता है नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स 6 रेड बॉल्स हैं। हमारे पास रेड बॉल की है ना, यानी कि 6 तो भैया रेड बॉल्स है। ठीक है, यहां पे लिख ली मैंने। उसके बाद कहता है 5 वाइट बॉल है। हमारे पास वाइट बॉल जो है वो 5 है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है कि भाई 5 ब्लू बॉल्स भी हैं और 5 जो है वो ब्लू बॉल है। हमसे कह क्या रहा है, कहते हैं इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखिए इस लाइन को ठीक से पढ़ना। कहता है यहां से भी 3 बॉल आनी चाहिए, इस कलर की भी 3 बॉल आनी चाहिए, इस कलर की भी 3 होनी चाहिए, और टोटल 9 तभी तो बनेंगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया
तो बड़े सिंपल हो जाएगा सर। कैसे? वर्ड सिलेक्ट लिखा था, तो देखिए सिलेक्टिंग का मतलब है कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं लिखने वाला हूं कि भाई नंबर ऑफ वेज, हमसे पूछा था ना भाई कितने वेज में सिलेक्शन हो सकता है, तो नंबर वेज भी हो जाएंगे। 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 6C3 ये लीजिए। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 5C3 ये लीजिए। 5 अगेन है, उसमें से करना है 3 को, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर आ जाएगा। ये होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड करा 3 फैक्टोरियल, और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 6 माइनस में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहां पे आएगा 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल। अगर आप देखो ये तो सेम हो जाएगा ये वाला, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज रख देता हूं, यहां से भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। यहां से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा, ये 3 फैक्टोरियल को एज इट इज, और यहां से 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 ही होता है। सिमिलरली यहां लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहां लिखा 3 फैक्टोरियल और 2। अब मुझे सिर्फ कैंसिल करना है। कैसे? ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 3 फैक्टोरियल एक्चुअल में 6 के बराबर होता है, तो ये लीजिए दोनों कैंसिल हो गया। पहले ब्रैकेट से 20 आया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2, यहां से मुझे 10 आया, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा, यहां से मुझे 10 आया। अगर आपका आंसर 2000 आता है देन इट इज राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल ये दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ये क्वेश्चन देखो भाई मजेदार है, और बहुत बार एग्जाम में भी आता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। कहता है डिटरमाइन करो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ टोटल जो है ना, वो मुझे एक डब्बे में 52 कार्ड्स मिले। ठीक है, और आपको बात तो ये कहता है कि भाई एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। भैया अगर बात करें तो 4 तो एस होते हैं, और उसके साथ में 48 दूसरे कार्ड्स होते हैं। क्लियर? नॉन एस। अब कहता है कि टोटल सिलेक्ट करने हैं 5 कार्ड्स का जो सिलेक्शन है ना, तो वर्ड सिलेक्शन देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया कि भैया मुझे तो कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है सिलेक्ट करना है, और इसमें तो लिख भी ले दिया 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट, तो परमुटेशन की बात ही नहीं है। तो अगर कैसे करेंगे, 1 एग्जैक्ट, इस लाइन का मीनिंग समझाता हूं। एग्जैक्टली 1 का मतलब है कि भैया एक तो फिक्स हो गया, यानी कि 4 में से मुझे एक कार्ड लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 1। और फिर मेरे पास कितने बचे, यानी कि अगर एक इक्का हो गया तो 4 दूसरे कार्ड बचे ना, तो मुझे इन 48 में से सिर्फ 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। वापिस बताऊं इस क्वेश्चन का। कहता है ये क्वेश्चन मजेदार क्यों कह रहा हूं मैं। कहता है भाई टोटल तो 5 कार्ड्स थे, 5 कार्ड में से एक इक्के के लिए पोजीशन फिक्स होगी। अब सिलेक्शन करना है तो अभी आप 4 का करो, तो 4C1 अगर आप नोट करो, आपको भी पता है होता है, वो होता है 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस में 1 करोगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं 48 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एज इट इज, और 48 में से मैं 4 फैक्टोरियल, इसको सिंपली पहले ब्रैकेट से तो भैया 4 निकल के आ गया। अब मुझे 48 को लिख सकता हूं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और मैंने 44 तक क्यों लिखा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में ये वाला ब्रैकेट 44 फैक्टोरियल देगा, और ये जो 4 फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर मैं कट करता हूं तो मेरा आंसर देखो कितना आता है। ये 44 से 44 कैंसिल हो गया, और देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये अगर आप नोट करो 24 हुआ। इस 24 को 2 से करूंगा 48 आया।
यानी कि अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो बन जाता है 77, लिख देता हूं मैं 778320। अगर ये आंसर आपका आ रहा है देन इट इज करेक्ट। और विद दिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं इन हाउ मेनी वे, देखिए वर्ड सिलेक्ट की बात आई तो सिलेक्ट का मतलब है भैया मैं कॉम्बिनेशन यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। कहते हैं 17 प्लेयर्स है टोटल जो है ना ग्राउंड में, मान लीजिए हमें 17 प्लेयर्स मिले और ये कहा गया भी इन 17 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। और उसमें 17 में भी कहता है कि भाई बॉलिंग सिर्फ 5 को आती है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 17 में से 5 ही बॉलर हैं जिनको बॉलिंग आती है, ये मैंने लिख लिया यहां पे। तो बैट्समैन कितने बचे, आई होप आप एग्री करोगे, 12। यानी कि मेरे पास 12 जो है ना वो बैट्समैन बचे। अब कहते हैं 11, जो टीम जो होती है ना वो तो भी ये 11 की होती है। 11 प्लेयर को मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो आप साफ साफ लिखा इसने कि 11 में एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो 11 की इसने बाई कैसे करा है कि भैया 4 तो उसमें होने चाहिए बॉलर्स, पहली कंडीशन थी। और वर्ड एग्जैक्टली आ गया तो इसका मतलब ना तो कम ना ज्यादा। और उसके बाद एंड लिख के कह रहा है अगर 11 में से 4 बॉलर हो गए तो 7 है ना वो ही तो बैट्समैन बचे। अब बात करते हैं कि ये कहते हैं हाउ मेनी वेज, तो ये तो बड़ा सीधी सी बात है। कैसे, मुझे नंबर ऑफ वेज निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ वेज अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे कि भैया 5 बॉलर में से 4 सेलेक्ट करने हैं, जहां सेलेक्ट की बात आती है 5C4, एंड आ जाता है मल्टीप्लाई। 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन लेने हैं, यानी कि 12C7। ये मेरा आंसर आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और 5 - 4 करेंगे तो एक्चुअल में यहां लिख भी देता हूं 1 ही आएगा, तो कुछ ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं। नेक्स्ट 12 फैक्टोरियल, और 12 के नीचे अगर मैं लिखूंगा 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस में 7 करूंगा तो यानी कि 5 आएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए लिखा कि नीचे मेरा ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है, यहां पे 1 आया। अगर ये 12 को मैं ऐसे कर दूं 12 × 11 × 10 × 9 × 8 तक कर दिया मैंने। क्यों करा है, क्योंकि 8 के बाद मैं सीधा 7 फैक्टोरियल लिखूंगा जो नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से कट होगा। यहां से जो 5 फैक्टोरियल आएगा ना उसको मैं लिख देता हूं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चलिए अब सिर्फ कैलकुलेशन बताता हूं आपको कैसे करेंगे। ये दोनों तो कैंसिल हो गए और आप 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर आप देखो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 4 × 3 12 होता है, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 से 4 कट करा। अब मेरे पास जो मल्टीप्लाई करने को बचा है वो बचा है 11 × 10 × 9 × 4, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 3960। अगर आपका भी आंसर इतना आता है देन इट इज करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 8 कर लेते हैं। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। ये भी उस तरह का ही है, जब वर्ड आ जाता है भैया सिलेक्ट करना है तो मैं तो सीधा समझता हूं मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है। क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है एक बैग है, लीजिए भैया ये बैग ले लिया मैंने, उस बैग के अंदर 5 ब्लैक है, यानी कि 5 जो है ना वो ब्लैक कलर की बॉल्स है, ठीक है। 6 रेड कलर की बॉल्स है और 6 रेड कलर की बॉल होगी। अब ये कह रहा है कि भैया आउट ऑफ, देखिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 तो ब्लैक होनी चाहिए, तो यहां से हमें ना देखिए सेलेक्ट जो करना है ना वो सिलेक्ट करना है कि भैया 2 ब्लैक होंगी, तो 2 ब्लैक 5 में से ही तो सिलेक्ट करेंगे। और कह रहा है 3 रेड, एंड आ गया है। अगर वर्ड एंड आ जाता है तो मान के चलिए मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करना है।
नंबर ऑफ वेज निकालनी है हमें, देखो साफ लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ वेज निकाल लेते। सो नंबर ऑफ वेज जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? 5 में से मुझे 2 सेलेक्ट करनी है, 5C2, ठीक है भैया, एंड है मल्टीप्लाई कर दिया। 6 में से मुझे 3 सेलेक्ट करनी है, 6C3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 माइनस में 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, यहां पे 6 फैक्टोरियल हो गया और ये 3 फैक्टोरियल हो गया और यहां पे 3 फैक्टोरियल। इन सब को सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आता है 200। अगर आपका भी आंसर 200 है देन इट इज राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इस वीडियो का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कहता है भाई एक 11th क्लास का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 11th क्लास में टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि टोटल है ना, एक स्कूल में कहा गया कि भाई 9 कोर्सेज है वो आपको चॉइसेस के लिए मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन डाल दी। कहता भाई 2 तो कंपलसरी होंगे, जैसे इंग्लिश कंपलसरी होता है ना, अगर आपको देखा जाए तो 2 कंपलसरी हो गए। अगर कंपलसरी ही वर्ड आ गया तो एक सीधी सी बात ये आ जाती है कि भैया फिर हमें सिलेक्शन तो किस में से करना पड़ेगा, यानी कि 7 है ना, उनमें से मुझे ऑप्शनल है, उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 कंपल्सरी। अब लेकिन एक लेने कितने हैं? कहता है कि भैया टोटल 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। जब मुझे सिलेक्शन की बात आई तो उन सिलेक्शन में 5 जो है ना वो का सब्जेक्ट मुझे करने थे और उन सब्जेक्ट 5 में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, यानी कि 2 कंपलसरी होगी। तो कंपलसरी में कोई भी सिलेक्शन नहीं होता और 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 3 कोर्सेज को मैं सिलेक्ट करूंगा। हमसे पूछा है हाउ मेनी वेज, तो नंबर ऑफ वेज निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका बताता हूं। इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं, देयर इज नो चॉइस। बचा है तो वो ये है 7 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो यहां पे 7C3 लिखूंगा और 7C3 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस में 3 फैक्टोरियल 4 होता है। अब बोलो सर आपने यहां क्यों नहीं लिखा, ये तो ऑलरेडी है, कंपलसरी में थोड़ी सिलेक्ट करना होता है कुछ। तो 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 4 क्यों लिखा है सर? क्योंकि यहां से 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ये जो 4 फैक्टोरियल आ रहा है इसको मैं कट कर देता हूं, 3 2 जा 6, यानी कि अगर 35 आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो गेम था वो यही था भाई, कंपलसरी वाले आपको ध्यान में रखने थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर, थैंक यू वेरी मच।